ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके भाई। तो आज हम बात करेंगे प्रॉप्स की। ठीक है, प्रॉप्स के अलावा और कोई बात नहीं रहेगी आज हमारी। ओनली प्रॉप्स से रिलेटेड बात करेंगे। क्या होता है प्रॉप्स, पहले उसको समझते हैं। अगर आपको प्रॉप्स को जानना है तो प्रॉप्स कुछ नहीं है। आपके पास दो कंपोनेंट है वैसे, ठीक है। एक आपका पेरेंट कंपोनेंट है, एक आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। अगर आपको पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा शेयर करना है तो बस उसका नाम प्रॉप बोला गया है। इसका मेनली मकसद होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा शेयर करना, ओनली एंड ओनली। और कुछ भी प्रॉप्स नहीं होता। फटाफट बंद करो कुछ। ठीक है भाई। प्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर आपको डेटा शेयर करना हो तो आप यहाँ पे नाम क्या दोगे? प्रॉप्स दोगे। क्लियर? प्रॉप्स क्या होता है? क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? प्रॉप्स क्या होता है? अगर आपके पास एक कंपोनेंट है और आप किसी दूसरे कंपोनेंट में डेटा शेयर कर रहे हो तो उसको कहते हैं प्रॉप्स। एक फोल्डर बना लेते हैं प्रॉप्स नाम से। इसके अंदर एक फोल्डर ही बनाऊंगा एक फंक्शन नाम से, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट बात करेंगे। और एक आपके पास फोल्डर रहेगा क्लास। तो हम दोनों को देखेंगे यहाँ पे। ओके भाई, चलो जी। मेरे पास इस फंक्शन कंपोनेंट में आपके पास एक होगा पेरेंट कंपोनेंट, एक आपका होगा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है भाई। तो इस कंपोनेंट में बनाना चाहूंगा, देखो बार बार जब कभी भी मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या है, मुझे बार बार सेम पीस ऑफ कोड को लिखना पड़ेगा, है ना भाई? अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार सेम ही चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक एक्सटेंशन जो आपको चाहे क्लास कंपोनेंट हो चाहे आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो, वो पूरा वन एक बस कुछ कमांड से बना के दे देगा, कुछ वर्ड से बना के दे देगा। ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, VS कोड में अगर आप हो तो आप लिखो रिएक्ट। ठीक है भाई। और यहाँ पे ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ये आपको एक प्लगइन मिलता है। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे कमांड मिलेंगे। अगर आप नीचे चलोगे तो आपको कमांड्स बहुत सारे मिलेंगे। ये आपको क्या करेगा, जो आपका कंपोनेंट है, जो आप हार्ड कोडेड अपने हाथ से बना रहे थे, जो कल हमने देखा था, मैंने अपने हाथों से सब कुछ कोड किया था कंपोनेंट बनाने के लिए, राइट? तो ये आपको खुद से बना के दे देगा। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, पहले आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद, जैसे आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था ना, वही वाला इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहां लिखना है। अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो RFC, क्या लिखना है? RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इस पे हिट कीजिए, ये आपको तैयार। ठीक है भाई। मुझे कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अगर आपको क्लास कंपोनेंट बनाना है तो RCC क्लास कंपोनेंट तैयार। ठीक है भाई। तो इसके बिहाफ पे फटाफट से आप कंपोनेंट को बना सकते हो। ये शॉर्टकट है, ये समझ लो। ठीक है भाई। तो मैं इसी को ही यूज करूंगा, क्योंकि बार बार सेम पीस ऑफ कोड को रिपीट करना कोई सेंस नहीं बनता। ओके, चलो जी। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो लिखा RFC, ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट तैयार। परफेक्ट। ऑनलाइन में क्लियर है ना सबको भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। ओके। कोई भी ऐसा हो जिसको क्लियर ना हो बता देना, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है रिएक्ट का। और अगर आप रिएक्ट को स्टार्टिंग से सही से नहीं पढ़ोगे तो बैकएंड में बाद में दिक्कत आएगी। ओके, चलो जी। सेव किया। अब मैं इसके लिए भी बना लेता हूं RFC। परफेक्ट, बन गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं,
इसके अंदर मुझे इस चाइल्ड कंपोनेंट को यूज करना, तो एक पैराग्राफ बनाता हूं मैं आपका इसको इसके अंदर, ठीक है भाई। और मुझे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं, विद जैसे टैग का नेम होता है राइट, जो हमने कल किया था। तो इसके लिखूंगा CHILD चाइल्ड, ठीक है। मेरे पास ऑटो इंपोर्ट का एक प्लगइन है, मैं हिट करूंगा ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा, ठीक है भाई। तो आप चाहो इसको अपने आप से इंपोर्ट करना हो, ठीक है, हार्ड कोडेड अपने हाथों से करना, जैसे कल किया था मैंने, वो करना तो वो कर सकते हो। अगर आपको ऑटो इंपोर्ट का फीचर चाहिए तो प्लग इन है आपके पास ऑटो इंपोर्ट का, आप उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है भाई। VS कोड आपको बंच ऑफ फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड कर देता है, क्लियर। चलो ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। अब मुझे यहां जाके उसका नाम भी तो देना पड़ेगा, तो जिस भी चीज को आप यूज नहीं कर रहे हो उसे क्लोज कर दो, अदरवाइज ये आपको एरर देने लग जाएगा, वार्निंग वाला एरर। मुझे क्यों चाहिए वार्निंग, सेव किया तो क्या मिल रहा है, पेरेंट और चाइल्ड मिल रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आपको पेरेंट और चाइल्ड मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहां पे एक, मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया, लेट a इक्वल टू में 10, ठीक है भाई। मुझे अब इस डेटा को, ठीक है भाई, इस डेटा को चाइल्ड के अंदर भेजना। देखो अगर आप प्रॉप्स की बात करो, प्रॉप्स का मेन मकसद होता है डेटा ट्रांसफर करना विद इन दी कॉम्पोनेंट, ठीक है भाई, मेनली मकसद ये होता है। और अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो विद इन दी कॉम्पोनेंट, तो तीन तरीके से आप डेटा ट्रांसफर करते हो। पहला होता है पेरेंट टू चाइल्ड, दूसरा होता है चाइल्ड टू पेरेंट, तीसरा होता है चिल्ड्रन। ये तीन तरीके होते हैं भाई, क्लियर। अब इन तीन तरीकों में पहला तरीका जो पेरेंट टू चाइल्ड उसको देखेंगे। ये आपका मेन कंपोनेंट हो गया, ठीक है भाई। इसके अंदर आप किसी भी कंपोनेंट को यूज करो तो ये पेरेंट कंपोनेंट कहलाएगा और ये उसका चाइल्ड कंपोनेंट कहलाएगा। किसी भी कंपोनेंट के अंदर किसी भी कंपोनेंट को यूज करो, किसी दूसरे कंपोनेंट को यूज करो, तो वो जो मेन कंपोनेंट जहां जिसके अंदर आप उस कंपोनेंट को यूज कर रहे हो वो आपका पेरेंट कंपोनेंट होगा, और आपके पास जिसको यूज कर रहे हो उसका चाइल्ड कंपोनेंट बन जाएगा। ओके क्लियर। तो अब मुझे डेटा शेयर करना है। देखो जैसे हम यहाँ पे कस्टम टैग बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं, राइट। तो ये कस्टम टैग ही तो हुआ, कस्टम एलिमेंट ही तो हुआ, राइट। जो कि बिहाइंड द सीन्स तो कंपोनेंट ट्रीट कर रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों आपको जेएस वो आपका रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट है तो एक कस्टम टैग ही टाइप्स, कि आप खुद का भी तो टैग बना सकते हो, है ना भाई। जी HTML में थोड़ा ना एरर मिलता है, राइट। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, आप जैसे यहाँ पे कस्टम टैग बना रहे हो, कस्टम एलिमेंट बना रहे हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हो, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से ए, जो मैं ऊपर वेरिएबल का नाम दे रहा था ना, वो मैं एट्रीब्यूट का नाम दे सकता हूं। दोनों अलग अलग चीज, ऊपर वेरिएबल है, नीचे वो एट्रीब्यूट बना रहे हो आप, ठीक है भाई। दोनों नाम अलग अलग है, सेम मत समझना, ठीक है भाई। अब मैं इक्वल टू में यहां पे लिख देता हूं दीपक, ठीक है भाई। अब क्या होगा, जो दीपक नाम का डेटा है वो एट्रीब्यूट ए में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस डेटा को, इसके कंपोनेंट जो चाइल्ड कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के अंदर मैं इसको लिख रहा हूं ना, ओपनिंग टैग में, ओपनिंग टैग में लिखते हैं ना, एट्रीब्यूट बनाते हैं, जिस भी कंपोनेंट में मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो उसी कंपोनेंट में इसको मैं यूज कर सकता हूं, गेट कर सकता हूं इसकी वैल्यू। किस कंपोनेंट में लिख रहा हूं, चाइल्ड कंपोनेंट में ना, तो इसका डेटा जो होगा जिसको एक्सेस करूंगा मैं, वो इसी कंपोनेंट के अंदर कर पाऊंगा। कल को आप एक और कंपोनेंट बनाओ उसमें यूज करो, वो नहीं वर्क करेगा, ओके। अब क्या करूंगा, अब यहां चलो चिल्ड्रन में, इसमें तो एक्सेस कर पाऊंगा ना मैं,
अब एक्सेस करने का तरीका क्या है? देखो, जब कभी भी दोबारा चालू हो गया, जब कभी भी आपके पास एक कंपोनेंट है, आप दूसरे कंपोनेंट में डेटा शेयर करते हो, तो जितने भी कस्टम एट्रीब्यूट्स आप बनाओगे ना, जितने भी कस्टम एट्रीब्यूट्स आप बनाओगे और इस कंपोनेंट में आपको एक्सेस करना है ना, वो सारे कस्टम एट्रीब्यूट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट में, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो ए की बन जाएगा और दीपक इज द वैल्यू, तो की और वैल्यू उस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। और उनका जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है भाई, उसको कोई ना कोई तो ट्रांसफर करेगा ही। वो कौन ट्रांसफर करेगा? रिएक्ट। ठीक है भाई, मैं इसको क्लोज करता हूं। और आपको कैसे एक्सेस कर पाओगे? आपको यहां पे लिखना है एक पैरामीटर। पैरामीटर में जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड कोड रूल नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे प्रॉप्स को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स ही लिखना पड़ेगा। ऐसा कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं। आप चाहो यहाँ पे अपना नाम खुद लिखना चाहो पैरामीटर का, वो लग सकते हो। फंक्शन का पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, राइट भाई? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरली हम जितने भी आप देखोगे उसमें प्रॉप्स ही लिखा हुआ मिले, जितने भी मिले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ प्रॉप्स, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं और इसको स्पेक करते हैं। क्या आ गया? ए, जो मैंने एट्रीब्यूट बनाया था वो इन दी फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जब कभी भी आप डेटा शेयर करोगे एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट में, तो जब डेटा गेट करोगे ना उस पर्टिकुलर कंपोनेंट जहां पे डेटा शेयर करना चाहते हो आप, तो आप वहां पे इन दी फॉर्म ऑफ आपको ऑब्जेक्ट में डेटा मिलेगा। ठीक है भाई, इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और की वैल्यू पेयर में आपको डेटा मिलेगा। क्लियर भाई? आप जितना मन करे उतना बनाइए। मैं यहां चलता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैंने लिखा दीपक, और यहां पे लिखता हूं मैं लास्ट नेम इक्वल टू, मैं लिख दिया सिंह। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर भाई? अब भाई ये बार बार कैसे रिलोड हो जाएगा? क्वेश्चन राइज होता है ना भाई? और दूसरी बात, मैंने तो एक बार लिखा था ना, तो यहाँ पे एक बार प्रिंट होना चाहिए था, ये दो बार चलता है। ये चलता है बिकॉज रिएक्ट कहता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वर्चुअल डोम। ठीक है भाई, अब वर्चुअल डोम होता क्या है? देखो, अगर आप देखो रिएक्ट का फीचर, रिएक्ट फास्ट होने का कारण भी यही है कि उसके अंदर वर्चुअल डोम। नॉर्मली जब कभी भी आप कोई भी डॉम मैनिपुलेशन करते हो तो उसमें जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, वो दोबारा से बनता है। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, एपीआई से डेटा गेट किया और पहले से डॉम बन गया होगा। जब पेज लोड होता है डॉम तो बनता ही है ना भाई? जब आप दोबारा से वैल्यू डालते हो, यूआई में चेंजेस करते हो कोई, तो दोबारा से रिक्रिएट होता पूरा डॉम। ओके, बट वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपका रिक्रिएट हो रहा है तो इट विल टेक टाइम एंड रिस्की। टाइम भी कंज्यूम हो रहा है ना, टाइम तो कंज्यूम होगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो रिएक्ट की कम्युनिटी ने बोला एक काम करते हैं, हम इस स्पीड को जो स्लो है डॉम का, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं रिएक्ट डॉम। ठीक है, इसे वर्चुअल डोम भी कहा जाता है। वर्चुअल डोम क्या करता है? उसी कंपोनेंट को अपडेट करता है, या उसी बार ये हमेशा चलता रहेगा, बिहाइंड द सीन हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, ये इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान कब है? जब ऑप्टिमाइजेशन बात करेंगे, अभी नहीं। तो जब आपका कोई भी रिएक्ट में किसी भी कंपोनेंट में आप चेंजेस करते हो, तो ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सा कंपोनेंट अपडेट हुआ है, और बस उसी कंपोनेंट को ये क्या करता है? री रेंडर करता है। इसको भी देखोगे आगे, री रेंडर का मतलब क्या होता है।
मतलब एक कंपोनेंट को दोबारा से ही रिकैलकुलेट करके वैल्यू और उसको शो करना, उसे री रेंडरिंग कहते हैं। वो क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे कंपोनेंट लाइफ साइकिल में। तो बस ये है मैं बताने के लिए कि एक बार नॉर्मल रिएक्ट चला, ये दूसरी बार जो चलता है ना ये वर्चुअल डोम चलता है। रिएक्ट का एप्लीकेशन हमेशा 2 बार चलता है। कोई भी पीस ऑफ कोड है वो 2 बार एग्जीक्यूट होगा। पहली बार नॉर्मल रिएक्ट चलेगा और दूसरी बार वर्चुअल डोम चलाता है। ठीक है भाई, ये इसका नुकसान भी है, ये इसका फायदा भी है। ठीक है, क्लियर? नुकसान कहां पर है वो बाद में देखेंगे। क्लियर भाई, कोई डाउट? तो ये दो जो बार चल रहे हैं वर्चुअल डोम के कारण चल रहा है। दोबारा एक बार डिस्कस भी करेंगे वर्चुअल डोम में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको देखेंगे। क्लियर भाई, यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? 2 बार कैसे चल गया? क्लियर है ना भाई? ऑनलाइन में क्लियर है ना? कोई भी ऐसा हो जिसको ना समझ में आया हो? ऑल क्लियर? आगे बढ़े, चलो सर ऑनलाइन में इसमें क्लियर है? आप, हेलो। बोलो। हाँ सर, इसमें आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में वैल्यू रखे हैं, तो फिर वहाँ ए में भी दीपक और सिंह कैसे आ रहा था? रीलोड करता हूँ। अच्छा, वो पहले वाला था। हाँ भाई, ओके। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो जी। अब ये डेटा तो आ गया ना, इसको मुझे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए क्या है, यहां तक आ गया। अगर मैं props डॉट फर्स्ट नेम लिख दूं तो मुझे फर्स्ट नेम मिल जाएगा। 2 बार चलेगा चलेगा। और मेरे को यहां पे लॉग props डॉट लास्ट नेम दीपक सिंह आ गया, परफेक्ट आ गया। अब मुझे इस डेटा को इसके अंदर यूज करना है। मतलब मेरे पास पैराग्राफ, और मैंने यहां पे एक और पैराग्राफ लिखा, इसमें लिखा मैंने फर्स्ट नेम, और मेरे को इस डेटा को एक्सेस करना है। ठीक है, देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जेएसएक्स का। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय जेएसएक्स? जेएसएक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है? जैसे हमारे पास जेसन फॉर्मेट था ना, याद होगा, वैसे ही हमारे पास एक एक्सएमएल फॉर्मेट भी होता है। इसका यूज डेटा शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका जेसन फॉर्मेट डेटा शेयर के लिए यूज होता है, राइट? वैसे ही आपका एक्सएमएल फॉर्मेट भी डेटा शेयरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, बस जेसन क्या है, लाइट वेटेड है, और ये थोड़ा आपका हार्ड, वो आपके पास हैवी पड़ जाता है। अगर आप एक्सएमएल को देखो तो एक्सएमएल हूबहू कैसा दिखता है, टैग लाइक। एचटीएमएल का टैग जैसा होता है ना, वैसे दिखता है, राइट? ठीक है, इसीलिए जो आप यहां पे देख रहे हो ना, तो यहां पे टैग लाइक सिंटैक्स देख रहे हो। ठीक है, क्लियर भाई? तो जो आपको ये मिल रहा है ना, ये जेएसएक्स प्लस आपका क्या है, एक्सएमएल है। ठीक है भाई, जीएस प्लस एक्सएमएल, ये दोनों को मिलके जेएसएक्स बनता है। ठीक है, और यही कारण है इसका फास्ट होने का भी। ठीक है, क्लियर भाई? कोई बोलेगा सर टैग ही तो है, सिंपल सी बात है ना, टैग है ना। क्लियर? तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस है ना, मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप ऐप डॉट में जाओ तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये ग्लोबल सी एस एस होता है, तो आप इसको कहीं से भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, इसलिए ऐड कर रहा हूं मैं। बाकी मैं सी एस एस को आपको दोबारा बताऊंगा डिटेल में। क्लियर? 4 तरीके सी एस एस को यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर, उसमें फोर्थ वाला यही पॉइंट है, ग्लोबल सी एस एस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहां जाके लिखता हूं क्लास। क्लास लिखते थे ना, है ना भाई? इक्वल टू में फिर क्या लिख दिया मैंने, ऐप। यही तो होगा, परफेक्ट है। इससे क्या हुआ, वो सेंटर में आ गया, चाइल्ड ओनली सेंटर में आया। ठीक है,
क्लियर है? रिलोड कर रहा हूं। यहाँ क्या आ रहा है? वार्निंग आई ना? उसमें क्या कह रहा है? जो आपने प्रॉपर्टी क्लास यूज करा है उसका मतलब क्लास नेम है क्या? और क्लास नेम कहाँ पे यूज करते थे हम? क्लास नेम को हमने इससे पहले भी यूज किया है। कहाँ यूज किया है? क्लास नेम को कहाँ पे यूज किया था हमने? कॉपी खोलो और बताओ, डॉम में कब यूज किया था? सही बोला, लेकिन डॉम में कहाँ यूज किया था? क्लास क्लास देख देंगे, क्लास का नाम देना चाहते हैं डोमी से सर, जेएस थ्रू क्लास का नाम। क्लास नेम से तो मैं कर ही नहीं सकता। जो तुम क्लास के नेम पे तुम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर रहे हो ना, उससे तुम डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकते। सर क्लास बनाने की बात कर रहे हैं, क्लास का नाम देते हैं बनाने के बाद Add class name. ऐड क्लास नेम। ठीक है। और कोई? देख लो भाई, तुम्हें जीएस नहीं पता तो। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको जेएस नहीं आता तो रिएक्ट नहीं आएगा। रिटर्न में लिख के दे रहा हूं। जो कहता मुझे आ जाएगा जीएस, ठीक है भाई, पढ़ लेना, कर लेना। फ्यूचर में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे रिएक्ट में। सर जैसे हम कोई डी बनाते हैं तो डी का क्लास निकालते हैं जेएस का। मैंने तुम्हें कुछ थोड़ा ना बोला भाई, क्यों बड़ा करा इतना? मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, बाकियों को बोल रहा हूँ। तुमने सही बोला है। देख लो फिर भाई, जितने भी आप लोग हो, ठीक है भाई, अगर आप लोगों को जेएस नहीं आता है तो रिएक्ट भूल के भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ रिटर्न में। अभी तो बस एक छोटा सा नमूना है, अभी तो बहुत कुछ देखोगे जीएस। इसमें जीएस ही भरा पड़ा है कूट कूट के, पूरा जीएस है इसमें। जैसे मैंने आपको डॉम के थ्रू एक एपीआई से डेटा गेट करके यूआरएल यूआई में दिखाया था ना, वही तो कर रहा है ये। और अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हो तो फिर गलती मेरी नहीं, आप लोगों की। वैसे रिसेशन का टाइम है, इन्फोसिस ने साफ बोल दिया कि मैं कोई भी हायरिंग नहीं करूंगा। एचसीएल ने मना कर दिया है। विप्रो का पता नहीं, विप्रो शायद से हायरिंग करेगा। लेकिन जो इन्फोसिस हर साल 30,000 एम्प्लॉयज जो हायर करता था ना, फ्रेशर्स, उसने मना कर दिया है। तो ये इंडियन एमएनसी की बात बता रहा हूँ, फॉरेन की तो छोड़ ही दो। तुम्हें स्टार्टअप पे भी जॉब नहीं मिलेगी। और तुम में जितने भी स्टूडेंट्स हो उसमें से हो सकता है 5-6 को मिल जाए। मैं ये भी कहता हूँ सबको नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुमने मैं आपने एक चीज नहीं समझा। मैंने 10 बार बोला था कि जेएस को पढ़ लो भाई। जो भी जेएस को नहीं पढ़ रहा था या जेएस को हल्के में ले रहा था, आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाओगे रिएक्ट पे काम। कर लोगे कॉपी पेस्ट, लेकिन कल को अगर आपसे कोई फीचर बनाने के लिए बोल दिया गया, कोई कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया गया जो कि बहुत टफ है, तब उस केस में आप रिएक्ट पे काम ही नहीं कर पाओगे। जितनी आसान रिएक्ट है ना, उतना इसमें प्रोजेक्ट बनाने में उतनी एसएससी होती है। अगर यकीन नहीं होता तो अपने सीनियर से पूछ लो, जो इससे बाद में वाले बैच में, या किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो कि जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, उनसे पूछना प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाया था। वो साफ बोलेंगे जब मेरे को पढ़ा रहे थे, जब मैं प्रोजेक्ट बना तो समझ में नहीं आया।
वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें कोर जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें कैसे काम होता है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ देखोगे इसके अंदर, बहुत कुछ। और जिस किसी को भी लगता है ना कि भाई चल जाएगा काम, नहीं चलने वाला। तुम उस फेज में आ चुके हो जिस फेज में ले ऑफ ज्यादा हो रहे हैं, कंपनी निकाले जा रही है, निकाले जा रही है। कभी जाके यूट्यूब में जाके चेक करना, एट द एज ऑफ 14 सबसे ज्यादा ले ऑफ क्यों होते हैं। एट द एज ऑफ 14 सबसे ज्यादा ले ऑफ क्यों हो रहे हैं, जाके स्टडी करना तो तुम्हें पता चल जाएगा। आईटी भाई, जो तुम्हें लग रहा है ना आईटी जो अच्छी दिख रही है दूर दूर की दुनिया, वो बोलने के लिए बहुत वाहियात भी है और बोलने के लिए बहुत अच्छी भी है। क्योंकि तुम बहुत सारे ऐसे भी हो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड में आने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे, इसमें काफी होंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, जो मैंने आपको बोला है उस पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो आई एम सॉरी भाई, आपके लिए आईटी नहीं बनी है। फिर आईटी में हमेशा अप टू डेटेड रहना पड़ता है, करंट मार्केट को देखना पड़ता है। तुम में से बहुत ऐसे होंगे जिनको भाई बहनों ने बोला होगा जावा स्क्रिप्ट पढ़ ले भाई, बहुतों ने बोला होगा। उन्होंने क्यों बोला, क्या कारण था बोलने का, कभी पूछा? बोलने के लिए तो पीएचडी बोल सकते थे, बोलने के लिए जावा बोल सकते थे। जावा स्क्रिप्ट ही क्यों बोला, जो तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, रिएक्ट पढ़ने के लिए आए हो, क्यों बोला? ये करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तुम पढ़ने के लिए आए हो। कल को रिएक्ट की जगह एंगुलर ज्यादा यूज होने लगे तो एंगुलर बोलेंगे। हो सकता है मार्केट में कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसको बोलेंगे। तो भाई अगर मार्केट के साथ नहीं रहोगे तो भाई गलत ट्रैक पे रहोगे। देख ही सकते हो अपना हाल। अगर यकीन नहीं होता तो गूगल यहाँ पे ड्यूकेट के इंटरव्यू से देखे होंगे तुमने, है ना भाई? ड्यूकेट में इंटरव्यू दे के आओ, तुम्हें रिजल्ट पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। और ये कॉन्सेप्ट आपका जेएस का ही कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ जेएस कॉन्सेप्ट, और किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। और आप लोग इसको भी हल्के में ले रहे हैं भाई, ये गलत चीज है। अभी आप यहाँ पे हल्के में ले रहे हो, कंपनी में जब काम करोगे तो डेडलाइन पार हो जाएगी तब भी हल्के मिलोगे। तब ऊपर वाले पता है क्या बोलेंगे, रिजाइन मारो और जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि वहां पे काम होता है भाई, इंडस्ट्री में काम होता है। अगर आप यहीं पे ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या फुलफिल करोगे? फिर बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं लग पा रही। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, इवन तो मैंने ही बोला था कई बार, जॉब नहीं लग पा रही। वो इसलिए नहीं लग पाती है क्योंकि हम एफर्ट नहीं मारते। हम नई टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने के लिए बहुत लेट लतीफ पढ़ते हैं। जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसे मजे नहीं ले रहे, उसे मजे ले रहे हैं, उसको सही से समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। तो वही कारण है। इसको मैंने यूज किया था डॉम मैनिपुलेशन में, जब मुझे किसी भी एलिमेंट का क्लास ऐड करना था या क्लास को अपडेट करना था। देख लो भाई अपना हाल। जितने भी स्टूडेंट्स हो मैं सबको कह रहा हूँ, अब ट्राई करो। जिन्होंने भी क्रैक कर लिया हो, जो कर लिया हो, डजेंट मैटर कि हाँ भाई भूला भटका हो गया हो, अब ट्राई करो, मारो अप्लाई करियर में, पता चल जाएगा आपको। हाँ भाई, भाई बहन हो किसी कंपनी तो बात अलग है, मैं उसकी कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप खुद से स्ट्रगल करके जाओगे ना तो नहीं मिल रही जॉब। यू आर अ फ्रेशर, फ्रेशर को सोचा जाता है सब कुछ नहीं आता, चाहे तुम कितने भी तीरंदाज क्यों ना हो। फ्रेशर का रिज्यूमे उठा के बस पटक दिया जाता है। ना तो तुम किसी आईआईटी से हो, ना तुमने ए ग्रेड कॉलेज से पास आउट हो। बहुत ही कम होंगे जो ए ग्रेड कॉलेज से पास आउट होंगे, उनका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है।
आईआईटीज का तो बात ही अलग है, उनका नाम ही जैसी आईआईटी आता है, फ्रॉम आईआईटी कानपुर खड़गपुर, तुरंत उनको जॉब के लिए अप्लाई, जॉब के लिए बोलने लग जाते हैं आ जाओ। इवन तो कंपनी उनको सिलेक्ट ऐसी ऑन द बेस ऑफ रिज्यूमे कर लेती है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। और आप लोग अभी भी एफर्ट नहीं मार रहे हो, मार्केट को जाके स्टडी करो भाई, तुम अभी भी मार्केट को स्टडी नहीं कर रहे हो। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आप लोगों का, कि मार्केट के रिक्वायरमेंट क्या है। जो 30-30 40-40 साल की उम्र में ले ऑफ हो रहे हैं ना, उनका इंटरव्यू से पढ़ा करो, वो क्यों ले ऑफ हो रहे हैं, ये तुम्हारे साथ भी होगा। जब तुम कंपनी में काम करोगे, हो सकता है 2-3 साल 4-5 साल के बाद तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तब कैसे करोगे भाई। अभी तो तुम्हारे पास गर्म खून है सबके अंदर, कि मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगा। अभी नहीं कर पा रहे तो भाई वहां कैसे कर पाओगे भाई। सिंपल सी बात है, बहुत सारे गलत ट्रैक पे हो तुम। इसकी जगह पे लिख दिया क्लास नेम, अब आपका एरर कौन, और क्लास नेम इज द प्रॉपर्टी ऑफ JS, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल HTML। इसीलिए मैंने आपको वहां पे सब कुछ JS से करके दिखाया था, UI में रिप्रेजेंट करके दिखाया था। बिहाइंड द सीन्स वही हो रहा होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि इसके अंदर कोड इतना लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसका बैकएंड कैसे प्रोसेस चल रहा है। बट अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि वो वर्क कैसे कर रहा होगा। आपने कोड किया होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसीलिए मैंने कहा था जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ ये आपको रिएक्ट में यही चीज आपको देखने को मिलेगा। जो अलग अलग क्लास को मैंने कन्वर्ट किया था, तोड़ा था, तो यही तो है कंपोनेंट। क्लियर भाई। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपका नॉर्मल HTML नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट प्लस XML। ये बिहाइंड द सीन्स कन्वर्ट होके किसको मिलता है, आपका UI में दिखता है। ठीक है भाई, क्लियर भाई, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, कि मुझे इसके डेटा को यहां पे लिखना है। तो ये JSX है, तो मैं डायरेक्टली इसमें JS यूज कर सकता हूं। उसमें बोला अगर आप HTML के अंदर जो बना रहे हो कंपोनेंट, उसमें जो HTML आप लिख रहे हो वो तो आपका JS प्लस XML है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। बस आपको करना क्या है, कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, और उसके बाद प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम इसको लिखना है। ठीक है भाई, तो ये आपका आउटपुट दे देगा दीपक। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करता हूं एंड परफेक्ट दूसरा कर लिया, और इसमें लिखता हूं मैं लास्ट नेम, और यहाँ पे भी लिख दूंगा लास्ट नेम। आ गया भाई। ठीक है, क्लियर। अगर आपको लगता है कि मुझे यहां से भी कोई डेटा शेयर करना हो, तो जैसे A है, अब मुझे A की वैल्यू शेयर करनी है, जो ऊपर A लिखा है 10, तो मैं कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको अगर JS का कोई भी कोड लिखना है तो यू हैव टू राइट कर्ली ब्रेस ऑन XML। जो आपका JSX है ना, उसके अंदर कर्ली ब्रेस लिखना कंपलसरी है, तभी आप JS के किसी भी चीज को आप इसके अंदर यूज कर पाओगे। अब मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आपका A, और इसमें लिख दिया मैंने A। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, अभी इसकी जरूरत है नहीं। आगे वैल्यू, ठीक है भाई। मैं अगर यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ 11, तो कितना आ गया 11। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप
पेरेंट से चाइल्ड में डेटा ट्रांसफर करोगे। ये पहला स्टेप है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई भी ऐसा उसका ना समझ में आया हो? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? जो भी आपका वैलिड डेटा टाइप है जिसको आप शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हो, जो भी वैलिड है। ठीक है भाई? क्लियर? इसको लिखिए और फिर इसको लिखिएगा। ठीक है? डन भाई? ये लिख लिया? सबने इसको लिख लिया भाई? चलो अब इसको भी लिखो। हर एक चीज को लिखना भाई, मिस मत करना। डन? अगर ये HTML का कोड होता तो पहली बात यहाँ पे क्लास नेम नहीं होता, दूसरी बात मैं डायरेक्टली इसके अंदर जीएस को यूज नहीं कर पाता। ठीक है भाई? ये आपका GSX है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे
क्या कर सकता हूं, जेएस को इजीली इसके अंदर यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर। इसको फटाफट लिखो, इसके बाद दो तीन चीजें और बतानी है मुझे रिलेटेड टू जीएसएक्स और एलिमेंट उस पे। ऑनलाइन में क्लियर भाई सबको? फाइन, परफेक्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है, पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, ये आपका जेएसएक्स है, चलो मान लिया, है ना। एलिमेंट में गए, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास, नॉट क्लास नेम, पहली बात। दूसरी बात, इसमें डायरेक्ट डेटा आ जा रहा है, तो ये वर्क कैसे कर रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब कभी भी आप जेएसएक्स का कोड अगर आप देखोगे, वो टिपिकली नॉर्मल एचटीएमएल नहीं होता, तो उसको पहले कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के बाद उसको चेंज किया जाता है ब्राउजर रीडेबल फॉर्म में, और उसके बाद फिर आपको ब्राउजर में दिखता है। ठीक है भाई, तो आपका जेएसएक्स का कोड नॉर्मल एचटीएमएल में कन्वर्ट होता है भाई, इसको कहते हैं ट्रांसपाइलर, जो कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और उस ट्रांसपाइलर का नाम है बैबल। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज बैबल, तो बैबल इज अ ट्रांसपाइलर जो कि आपका नॉर्मल कोई भी आपके पास कोड हो, चाहे ईएस का कोड है, ES5 में कन्वर्ट करना वो कर देगा। अगर आपको जीएसएक्स का कोड है, उसको अगर आपको नॉर्मल एचटीएमएल में कन्वर्ट करना तो वो कर देगा। यकीन नहीं होता है तो यहां जाइए और बैबल लिखिए। ठीक है भाई, डॉक में गए तो यहाँ पे जीएसएक्स एंड रिएक्ट भी है। यही है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जीएसएक्स को ब्राउजर रीडेबल फॉर्म में। दैट्स वाई आपको वहां पे क्या दिख पा रहा है, क्या आपको वहां पे यूआई में ओनली वही चीज दिख रही है जो वहां पे आपको चाहिए, दिखनी चाहिए। यहाँ के कोड में और वहां के कोड में डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कौन कर रहा है, बैबल कर रहा है, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे रिएक्ट में पूछा जाएगा कि भाई हाउ जीएसएस कन्वर्ट इनटू नॉर्मल एचटीएमएल। ठीक है, या ब्राउजर रीडेबल फॉर्म में कैसे, तो वो काम करता है बैबल। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया खत्म। तो फिर वो पूछेगा अच्छा भाई तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो ठीक है भाई, एक और चीज है जिसको कहता है वेब पैक, और उसको आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। वेब पैक का दिख रहा है ना आपको, ये चंक माय फर्स्ट ऐप। तो ये वेब पैक क्या है, वेब पैक क्या करता है, बड़े से कोड को छोटे छोटे पीस में एक मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इट मॉड्यूलराइज दी, जो भी आपके पास डेटा है, वो काम करता है वेब पैक। काम वही कर रहा है जो काम क्या कर रहा था, आपका बैबल कर रहा था, बट ये मॉड्यूलराइज कर देता है। ठीक है,
पीस ऑफ कोड को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेब पैक। ये कंपाइल भी करता है। ठीक है भाई, इसका मेन पर्सपेक्टिव ये। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ये याद रखिएगा, वेबपैक क्या और आपका बैबल क्या है। बैबल इज अ कंपाइलर, वेबपैक इज अ मॉडलाइज कन्वर्टर। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? कोई भी ऐसा हो जिसे कोई पूछना हो पूछ सकते हो। बस एक आदि मैसेज कर रहा है, बाकी कोई मैसेज नहीं कर रहा है। बढ़िया है। ठीक है भाई, तो ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा आपने आपने पैरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर कैसे करा प्रॉप्स का। परफेक्ट, क्लियर है? तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है, आपका JSX है। तो JSX क्लियर है भाई? ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया एंड कमेंटेड और इसके जाके पेस्ट कर दिया। इसको हटा देते हैं, एक नॉर्मल सा पहले वाला कोड कन्वर्ट कर देते। ठीक है भाई, पहले से कोड है और यहाँ पे भी गए, इसको मैंने कॉपी किया एंड कमेंटेड, पेस्ट किया, इसको मैंने हटाया। अब इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैंने बस चाइल्ड को यूज कर लिया। परफेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसमें जाके क्लास नेम में ऐप ऐड कर देता हूँ ताकि दोनों सेंटर में आ जाए। ठीक है, चलो जी बढ़िया। अब मुझे करना क्या है, मुझे चाइल्ड क्लास का कोई डेटा, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा लेट a इक्वल टू में 10। अब मुझे इस डेटा को इसके पेरेंट में भेजना है, और पेरेंट क्या है, ये क्लास जिसके अंदर ये यूज हो रहा है। ठीक है भाई, ये भी काम हम प्रॉप्स की मदद से कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अगर आपको चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास में डेटा शेयर करना है, कुछ भी डेटा शेयर करना हो, हम इसको टू डू ऐप में भी यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखा आपके पास फंक्शन, या फिर हाँ फंक्शन टेस्टिंग, या गेट चाइल्ड डेटा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू। ठीक है भाई, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो फ्लैट एरो फंक्शन बनाना चाहो वो बना सकते हो, आप नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहो वो बना सकते हो, वो आपकी हेडेक है जो आपको बनाना है। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए भी मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत नहीं होती। चाहे आपका फ्लैट एरो फंक्शन बनाओ चाहे नॉर्मल फंक्शन बनाओ, डजेंट मैटर यहाँ की। ये दिक्कत आएगी आपको चाइल्ड को, जब आप क्लास कॉम्पोनेंट की बात करते हो वहां पे आपको चीज समझाऊंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको भी ट्रांसफर करना है। तो मैं कर सकता हूं, जैसे मैंने एक नॉर्मल कोई एट्रीब्यूट बनाया था, तो एट्रीब्यूट बनाने के बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ इसको। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी ना, वो इसके थ्रू आप चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स भाई, है ना? ये तो करेंगे। और लॉक किया मैंने आपका। आगे फंक्शनैलिटी, राइट भाई। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया और यहाँ लिखा मैंने प्रॉप्स डॉट, उसके बाद क्या था, गेट चाइल्ड डेटा, और यहाँ पे वैल्यू में पास कर दिया a को। आप इस पे चले और यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ आपका वैल्यू, पास हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा, पेरेंट डॉट जीएस लाइन नंबर 18, यही तो कोड है। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा कि जब मैं एक बटन बनाता हूँ इसमें, एक मैं बटन बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेंड डेटा।
जब इस पे कोई क्लिक करे तो ही डेटा सेंड है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके पास ऑन क्लिक। याद रखिएगा नॉर्मल एचटीएमएल में ऑन क्लिक जो आपके पास एट्रीब्यूट मिलता है उसके सारे लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल में होते हैं। बट अगर आप जेएसएक्स को देखोगे तो उसका सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। ठीक है? क्लियर भाई? अब इसके अंदर आप फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है भाई? अगर मैं ऐसे लिखता हूं प्रॉप्स डॉट आपका गेट चाइल्ड डेटा और ए, तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। बट मुझे बटन क्लिक होने पे होना चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसको बनाता हूं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है? अब ये डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, जब क्लिक होगा तो ही ये कॉल होगा। ओके? अब मैं इसको रिलोड करता हूं। ठीक है भाई? जब आप इसमें क्लिक कर रहा हूं तो ही चल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लो। मैंने लिखा, मैं यहाँ पे फ्लैट एरो फंक्शन बना लो, सेंड डेटा। और इसको मैंने कट कर दिया, कॉपी पेस्टेड। और इसको मैं कॉपी एंड कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं, देखो कमेंट भी लिखने का तरीका यहाँ पे अलग है। ठीक है भाई? क्लियर? अब मैं यहाँ जाके, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसकी डेफिनेशन पास कर देता हूँ, सेंड डेटा। ठीक है? अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला फंक्शन चलेगा। परफेक्ट। ठीक है भाई? क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है? अभी मैं जो डेटा शेयर कर रहा हूं वो प्रॉप्स की मदद से कर रहा हूं, पहले बता दूं। ठीक है? ये काम किसकी मदद से हो रहा है? प्रॉप्स की मदद से हो रहा है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? चलो भाई, तो अब इसको लिखो चाइल्ड टू पेरेंट, इसको लिखिए, फिर चाइल्ड रैंड का वो लिखिए। ठीक है? लिखिए।
डन भाई, लिख लिया। अब इसको लिखिए, इसमें सब कुछ लिखिएगा, एक भी चीज को मत छोड़िएगा। तुम लोग नोट जीएस का बैच ले रहे हो? कर लिया था? तुम्हारा ओनली रिएक्ट ही है भाई। जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस पक्का कर लीजिएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। अदरवाइज आप पढ़ तो लोगे लेकिन कभी याद नहीं रहेगा। ओके, क्लियर? डन। बढ़े आगे भाई, आगे बढ़े भाई। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो, तो ये हो गया आपके पास चाइल्ड टू पेरेंट, अगर आपको डेटा शेयर करना हो। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है कि मैं इसे कॉपी करता हूँ, कमेंटेड, इसको मैंने पेस्ट किया, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इसको मैंने कॉपी किया, कमेंटेड, पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे ओपन एंड क्लोज लिखा है, परफेक्ट। मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ आपका चिल्ड्रन नाम से, .js। ठीक है भाई, RFC, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में जाके इस चिल्ड्रन कंपोनेंट को लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? पेरेंट, फिर मिलना चाहिए आपको चाइल्ड, फिर आपको क्या मिलना चाहिए? चिल्ड्रन। परफेक्ट, यही तो मिलना चाहिए ना। यूज तो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे, आउटपुट में देखो, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है भाई, अब ये कैसे? याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर किसी भी दूसरे कंपोनेंट को आप यूज करते हो तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देता, मतलब उसको रेंडर नहीं करने देता। ठीक है भाई, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका, रिएक्ट का। ठीक है,
तो अब मुझे इसको रेंडर करना है, तो मैं कैसे करूं? तो चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पे चलता हूं और यहां लिखता हूं प्रॉप्स। ठीक है भाई, और लॉक किया मैंने यहाँ पे प्रॉप्स। इसमें आपको कुछ एक नई चीज मिलेगी। क्या मिल रहा है? जब कभी भी आप किसी भी दूसरे कंपोनेंट को, ठीक है, अगर आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से यूज करते हो, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है एज अ प्रॉप इसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस उस प्रॉप उस कंपोनेंट को दिखाना नहीं दिखाना। ठीक है भाई, उस कंपोनेंट को दिखाना या नहीं दिखाना। तो अगर आपको उस कंपोनेंट को दिखाना है, रेंडर करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको यहां पे कुछ नहीं करना, पहले यूज करना है कर्ली ब्रेसेस, फिर लिखना आपको प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। पहली बार बता दूं, ये चिल्ड्रन किसने दिया है? रिएक्ट ने दिया है, नॉट मी। अब आपका चल गया। ठीक है भाई, तो जिस भी कंपोनेंट के अंदर किसी भी कंपोनेंट को आप पास कर रहे हो, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रेंडर करना। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई कोई डाउट किसी को? और किसी भी कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को अगर आप यूज कर रहे हो, तो समझ उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर कंपोनेंट। क्लियर? कोई डाउट भाई? तो रेंडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो वर्क नहीं करता भाई। ओके, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? तो ये तीसरा तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो भी कंपोनेंट है उसको प्रॉप्स के थ्रू रेंडर करवा सकते हो। ओके, क्लियर? अब आप इसको लिख लीजिएगा, चिल्ड्रन लिखिएगा टॉपिक, और ये बोलिए थर्ड था आपका। पहला आपका पेरेंट टू चाइल्ड था, दूसरा चाइल्ड टू पेरेंट था, तीसरा आपका ये वाला। क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को कैसे यूज करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब फ्राइडे। ओके, क्लियर? तब तक आप फंक्शनल कंपोनेंट प्रैक्टिस करके आए, कंपोनेंट को ढंग से पढ़ के आए, और साथ में जीएस को पक्का पढ़े। 3:30 बजे वाले बैच में क्यों नहीं आया? 3 बजे से, 3 बजे से बैच है। हाँ, उसमें अभी चल रहा है, आज मैं वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ, खत्म करूंगा वेरिएबल। हाँ, वो तो मैं बाद में बताता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ सारी चीजें, लेकिन बताता मैं बाद में हूँ, क्योंकि आगे चलता रहेगा तभी समझ में आएगा। स्कोप डायरेक्ट नहीं बताया जाता, क्योंकि स्कोप का मतलब ही अलग होता है। पहले स्कोप के बारे में तो पता चले, स्कोप बनता कैसे, ब्लॉक कैसे बनता है। राइट? ओके, क्लियर भाई? तो ये हो गया आपका चिल्ड्रन। किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है। वैसे मैंने क्या कहा, एक टॉपिक एक दिन में खत्म करवाऊंगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है?